फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को होस्ट किया गया है और इस एक्सरसाइज का नाम था तरंग शक्ति। तरंग शक्ति को भी होस्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स, वो आर्म फोर्सेस, मतलब दो देशों के आर्म फोर्सेस के बीच में, दो से ज्यादा देशों के आर्म फोर्सेस के बीच में होती है, ताकि दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन बना रहे। राइट ना, फॉर एग्जांपल कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए तो जो देश के बीच में एक्सरसाइज हो रही है वो एक दूसरे के साथ में खड़े हो सके और एक दूसरे को डिफेंड कर सके। सिंपल, बराबर ना। ओके, तो ये एक्सरसाइज नॉर्मली आर्म फोर्सेस के बीच में होती है, अलग अलग कंट्रीज के। और एक्सरसाइज एयरफोर्स की भी होती है, नेवी की भी होती है और आर्मी की भी होती है, और कभी कभार एक्सरसाइज कोस्ट गार्ड की भी होती है, बराबर ना। ओके, तो टोटल चार टाइप की एक्सरसाइज होती है। एयरफोर्सेस के बीच में, अलग अलग देश के एयरफोर्सेस के बीच में होती है एक्सरसाइज, अलग अलग देश के नेवीज के बीच में होती है, अलग अलग देश के आर्मीज के बीच में होती है, अलग अलग देश के कोस्ट गार्ड्स के बीच में होती है, बराबर ना। ओके, और नॉर्मली जो एक्सरसाइज होती है वो बायलेटरल होती है, मतलब दो देशों के बीच में होती है, लेकिन अगर दो से ज्यादा देश इन्वॉल्व है उस एक्सरसाइज के अंदर, इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, बराबर ना। तो अभी सबसे बड़ी, एयरफोर्स की सबसे बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को हमने होस्ट किया है। एक्सरसाइज का नाम था तरंग शक्ति, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। और ये जो एक्सरसाइज है ना फ्रेंड्स, वो दो फेज में कंडक्ट होने वाली है। एक फेज अगस्त में होने वाला है और एक फेज सितंबर में होने वाला है, राइट ना। तो ये दो फेज में एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है। एक फेज अगस्त में है, इसके लिए वो रीसेंट न्यूज में, और एक फेज कहाँ पे होगा, सितंबर में होगा। सिंपल, बराबर ना। ओके, टोटल 51 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है इस एक्सरसाइज के लिए इंडिया के द्वारा, और उसमें से 28 कंट्रीज कंफर्म आने वाले हैं। उसमें से 10 कंट्रीज तो विद एसेट्स आने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं विद एसेट्स, और 18 कंट्रीज एज अ ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ध्यान में रखना है, बराबर। टोटल 28 कंट्रीज तो आने ही वाले हैं। 51 कंट्रीज को हमने इनवाइट किया है, उसमें से 10 कंट्री विद एसेट आने वाले हैं और 18 कंट्रीज विद एज अ ऑब्जर्वर आने वाली है। सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये तो जस्ट हमने बात की एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में, जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो हम होस्ट करते हैं, और दो फेज में कंडक्ट होने वाली है। फर्स्ट फेज में फर्स्ट फेज अगस्त में होने वाला है, सेकेंड फेज सितंबर में होने वाला है, और 51 कंट्रीज को हमने इन्वाइट किया। इस बार में से 10 कंट्रीज विद एसेट्स पार्टिसिपेट करने वाली है और 18 कंट्रीज एज अ ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करने वाली। ये हमारा आर्टिकल है। एक्चुअली आर्टिकल के अंदर कुछ फैक्चुअल डेटास लिखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रिलेटेड नहीं है, बराबर ना। लेकिन अभी हमारे लिए काम का है कि एक्सरसाइज तरंग शक्ति क्या है, कब उसको लॉन्च किया गया था, कब से एक्सरसाइज होती है, उसके बारे में समझेंगे, बराबर ना। ओके, तो एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में अगर हम बताएं तो इट इज अ फर्स्ट मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज टू बी होस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। एक्सरसाइज तरंग शक्ति वो पहली मल्टीलेटरल, हम बायलेटरल एयर एक्सरसाइज तो बहुत होस्ट करते हैं, लेकिन पहली मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो इंडिया के द्वारा, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज जो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, बराबर। ध्यान रखना है, नाम तरंग शक्ति। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो ऑब्जेक्टिव है टू इनवाइट द फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज विद whom the Indian Air Force interacts regularly and has a certain degree of interoperability। तो ये जो एक्सरसाइज है वो नॉर्मली जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज होती है उसके साथ हम करते हैं, ताकि और ज्यादा डिफेंस कोऑपरेशन बना रहे। ओके, ये एक्सरसाइज को दो फेजेस में किया जा रहा है। फर्स्ट फेज अगस्त के अंदर होता है, सेकेंड फेज सितंबर में होता है। सिंपल, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। और अगर मैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके, यूएस, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। और जर्मनी तो विद एसेट पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये, वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज विद एसेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन जर्मनी स्पेशल फोकस्ड है बिकॉज इंडियन एयरफोर्स का मेन फोकस है A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो हम जर्मनी से इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं, और इसको डिस्प्ले करने वाला है जर्मनी इस एक्सरसाइज के दौरान, बराबर ना। इसके लिए वो ज़्यादा फोकस्ड में है जर्मनी इस एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि हमारी जो नज़र है वो A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर है।
बराबर ना। ओके, जो हम जर्मनी से इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, सिंपल, बराबर ना। ओके, ये जो एक्सरसाइज का मेन एम है टू फोस्टर द प्रोफेशनल इंटरेक्शन, एनरिच द इम्प्लीमेंट फिलोसॉफी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ द वैल्यूएबल इनसाइट, बराबर ना। तो एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको शेयर करना, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना, इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है, बराबर ना। ओके, राइट। और अगर मैं ये जर्मनी जो डिस्प्ले करने वाला है इस एक्सरसाइज के दौरान उस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करूं, A400M एयरक्राफ्ट, ये जो एयरक्राफ्ट है वो कौन बना रहा है फ्रेंड्स? एयरबस बना रहा है। और अगर मैं एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बारे में बात करूँ तो एक ये डिवीजन है ऑफ द यूरोपियन एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म एयरबस का, बराबर ना। तो ये एयरबस के द्वारा एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ओके, और ये इंडिया प्रोक्योर करने की सोच रहा है, इसके लिए जर्मनी इसको इस एक्सरसाइज के दौरान उसको डिस्प्ले करने वाला है, बराबर ना। ओके, राइट। और ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा फ्रेंड। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो लार्जेस्ट एयर डिफेंस एक्सरसाइज जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की जाती है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार की अगर हम बात करें तो दो फेज में कंडक्ट होने वाला है, अगस्त और सितंबर के अंदर। और जर्मनी इस एक्सरसाइज के दौरान एयरबस A400M एयरक्राफ्ट डिस्प्ले करने वाला है, जो हम प्रोक्योर करने की सोच रहे हैं, सिंपल, बराबर है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी सेकेंड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जून कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 4%। अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो डेटा है ना वो कोर सेक्टर्स का डेटा है, और ये मंथली बेसिस पे लॉन्च होता है। तो ये डेटा तो वेरी करेगा, अभी जुलाई में और कोई नया डेटा आएगा, अगस्त में और कोई नया डेटा आएगा, सितंबर में और कोई नया डेटा आएगा, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये डेटा तो वेरी करेगा, तो ये जस्ट न्यूज़ आर्टिकल है, हमको इसके बारे में इसके इसके ऊपर से क्या समझना है कि व्हाट इज अ कोर सेक्टर। कोर सेक्टर क्या है फ्रेंड्स, बराबर ना। इंडियन इकोनॉमी में कोर सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमको समझना है। पहले हम न्यूज़ को समझ लें कि न्यूज़ क्या है। कि जून महीने का जो कोर सेक्टर का ग्रोथ है ना वो स्लो हो गया है, और कितना परसेंट हो गया है? 4%। स्लोज टू 4%, मतलब उनका जो ग्रोथ है वो कम हो गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके, ये जो डेटा है वो कहाँ से हमको मिला है? तो एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये रिपोर्ट के माध्यम से, ये इंडेक्स के माध्यम से हमको हर महीने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में हमको जानने को मिलता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका काम ही ये है कि वो इंडस्ट्रीज के अंदर कितना ग्रोथ हुआ वो मंथली बेसिस पे वो रिपोर्ट जनरेट करता है, बराबर ना। और उसके माध्यम से यहाँ पे बोला गया है कि कोर सेक्टर का ग्रोथ है ना वो जून महीने के अंदर स्लो होके 4% हुआ है, बराबर। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं, ये तो हमने आर्टिकल के बारे में समझा, अभी हम बात करेंगे कि कोर सेक्टर क्या है। अगर मैं कोर सेक्टर की बात करूं तो देर आर टोटल 8 कोर सेक्टर्स है इंडिया के अंदर। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टोटल ये 8 कोर सेक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट 40.27% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो किसके हैं? कोर सेक्टर के। मतलब हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल 100 चीज़ें प्रोड्यूस होती है, उसमें से 40 चीज़ें, बराबर ना, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? कोर सेक्टर्स में से, ये 8 कोर सेक्टर्स में से। मतलब उनका जो वेटेज है 40% वेटेज है। आप समझ सकते हो ये 8 सेक्टर से हम 40% प्रोडक्शन करवाते हैं हमारे देश का, बराबर। तो कितने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, बराबर। ओके, अगर मैं उसमें वेटेज की अगर बात करूँ, सबसे बड़ा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड नंबर पे स्टील, फोर्थ नंबर पे कोल, फिफ्थ नंबर पे क्रूड ऑयल, सिक्स नंबर पे नेचुरल गैस, सेवंथ नंबर पे सीमेंट, और लास्ट में 8 नंबर पे फर्टिलाइजर्स है, बराबर है। तो ये उनका वेटेज का सीक्वेंस है, वो भी आपको याद रखना है, बराबर। ओके, अभी ये तो हमने पढ़ा कोर सेक्टर के बारे में कि टोटल 8 कोर सेक्टर है। वो कोर सेक्टर क्यों कहलाए जाते हैं? बिकॉज ये 8 इंडस्ट्रीज ही हमारे टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से 40% वेट कैरी करते हैं, और उसमें से किसका ज़्यादा वेट है किसका कम वेट है वो भी आपको पता चल गया। अभी ये रिपोर्ट मंथली बेसिस पे कौन सी संस्था लॉन्च करती है, कौन सा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। ये एक इंडिकेटर है जो मेजर करता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ग्रोथ एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर, बराबर ना। ओके, ये जो
रिपोर्ट है वो कंपाइल कौन करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिपोर्ट कंपाइल कौन करता है, तो एक संस्था है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में काम करती है। ये संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट का कंपाइलेशन होता है मंथली बेसिस के ऊपर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ वो दिखाया जाता है। सिंपल, बराबर ना, ओके, राइट, ओके। और ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहाँ से एक इंडस्ट्रीज के अंदर कितना ग्रोथ हुआ वो आपको देखने को मिलता है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये रिपोर्ट के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बराबर अपने कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं, ताकि वो, आपको पता है कि आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, तो वो ये सब देखता है कि भाई इंडस्ट्री का कितना ग्रोथ हो रहा है, हमको रेपो रेट के अंदर कितना चेंज करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री और ग्रोथ हो। सिंपल, बराबर ना। तो ये सब पॉलिसीज बनाने के लिए यहाँ पे इस इंडेक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सिंपल, बराबर ना, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई ये इंडेक्स का बहुत उपयोग करते हैं अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए। सिंपल। उसके अलावा हमारे जो जीडीपी एस्टिमेट्स है उसको भी कैलकुलेट करने में ये इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर ना, ओके। अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आर्टिकल में मतलब जो रिसेंट रिपोर्ट आया है उसके अंदर ऐसा लिखा है कि जो 8 कोर सेक्टर है, बराबर, उसमें मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स है, जिस अगर हम कोल को साइड में रख दें तो वो सभी सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ कम हुआ है, बराबर ना। स्टील प्रोडक्शन ग्रोथ 27 मंथ लो हुआ है, स्टील का प्रोडक्शन 27 मंथ से कम हुआ है। और while expansion in the natural gas output dips to a 13-month low pace, और coal production expands by 14.8%, the fastest in the 8 month। टोटल 8 कोर सेक्टर जो अभी हमने देखे उसमें से मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स का ग्रोथ कम हुआ है, सिवाय किसके, कोल के, बराबर ना। कोल का जो एक्सपांशन हुआ है 14.8% हुआ है, जो 8 महीने का सबसे फास्टेस्ट है। बाकी स्टील प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, 27 महीने का सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है स्टील के अंदर। और उसके अलावा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी 13 महीने में सबसे कम हुआ है। तो जून सेक्टर के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस कोल सेक्टर का बहुत ही कम रहा है। अगर हम जस्ट एग्जामेशन की बात करें तो कोल इंडस्ट्री उसमें एग्जामेशन है। सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया है कि वो राइस को डायरेक्टली प्रोक्यूर कर सकते हैं फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारे जो फूड मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह जोशी उनके द्वारा दिया गया है। अभी देखो एक्चुअली मुद्दा क्या था फ्रेंड्स, कि कुछ समय पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। ये उस समय की बात है जब राइस का प्रोडक्शन बहुत कम था और राइस का स्टॉक बहुत ही कम हो गया था। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना ई ऑक्शन करेगी, और इस ई ऑक्शन के अंदर जो स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस देंगे उनको ही हम राइस प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज स्टॉक बहुत कम था। लेकिन पिछले जो सीजन के अंदर राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बहुत ज़्यादा राइस हो गया है स्टोरेज के अंदर। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी स्टेट डायरेक्टली बाई कर सकता है राइस को फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बराबर ना। ऐसा एक स्टेटमेंट दिया गया है हमारे फूड मिनिस्टर प्रहलाद सिंह जोशी द्वारा, बराबर ना, ओके। अभी उनके द्वारा क्या बोला गया है कि अभी देखो कि ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये संस्था के बारे में समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली आपको पता होगा फ्रेंड्स, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है, उसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अभी इस योजना के अंडर में राइस इंडिविजुअल मेंबर को, जो एलिजिबल पर्सन है उस एलिजिबल पर्सन को पर हेड 5 kg ऑफ फ्री ग्रेन मिलता है। और इसके लिए जो राइस की रिक्वायरमेंट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर राइस की रिक्वायरमेंट है कोई स्टेट गवर्नमेंट को तो वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से वो परचेज कर सकता है। और उसको अभी तक जो प्राइस था ना 2900 रुपया पर क्विंटल का प्राइस था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है वो प्राइस कम करके हमने 2800 रुपया पर क्विंटल। लेकिन ये कौन सा राइस, ये राइस वो उस योजना के लिए वो नहीं सेंड कर सकते, बराबर ना। इस उस योजना में, कौन सी योजना में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अलावा जो राइस अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए वो राइस को वो परचेस करने के लिए पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कितना पैसा देना पड़ेगा, 2800 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, जो अभी तक क्या था 29 रुपया पर क्विंटल था, ध्यान में रखना है। तो 100 रुपया कम कर दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट न्यूज इसी के लिए है कि भाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अभी कोई भी स्टेट डायरेक्टली राइस को परचेस कर सकता है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। और
जो योजना के अलावा राइस चाहिए वो राइस 29 रुपया पर क्विंटल के कंपैरिजन में अभी 28 रुपया पर क्विंटल वो राइस मिलेगा, सिंपल, बराबर ना। ये करंट न्यूज़ है। करंट न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए काम की है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी यहाँ पे बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, उसके बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। चलो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं, उसके रोल के बारे में समझते हैं। तो एक्चुअली अभी रिसेंटली थोड़े समय पहले, इलेक्शन से पहले, उसका 16th फाउंडेशन डे था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स, उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ एक्ट 1964 के अंडर में बनाया गया है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंडर में इसको बनाया गया है। ओके। और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है फ्रेंड्स? तो इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर द सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। और एक्चुअली आपको पता होगा फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट है ना, फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है कुछ 23 प्रोडक्ट्स के ऊपर। और ये 23 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को दी जाती है, बराबर, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर्स के पास से चीज़ों को परचेस कौन करता है फ्रेंड्स? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेस करता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो चीज़ों को अपने स्टोरेज एरिया में रखता है, फिर वहां से गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो फार्मर के इंटरेस्ट को बनाए रखता है। उसके अलावा उसी गोडाउन के माध्यम से अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन की जाता है, कहाँ पे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में। ये जो सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर लोगों को सस्ते अनाज की दुकान पे जो अनाज मिलता है, उसके अलावा जो अलग अलग स्कीम के अंडर में जो अनाज मिलता है गरीब लोगों को, तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ वहाँ पे अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कौन करवाता है फ्रेंड्स? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करवाता है, बराबर ना। ओके। उसके अलावा कोई नेशनल डिजास्टर आ जाए, तो वहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से चीज यहाँ पे ये फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के स्टोरेज एरिया में जो अनाज रखा हुआ है उसको एज अ बफर स्टॉक रखा जाता है। उसके अलावा अगर मैं फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की अगर एक और इम्पोर्टेंट रोल की बात करूँ, तो वो अनाज के लेवल को मेंटेन रखता है, बराबर, वो बफर स्टॉक को मेंटेन रखता है, ताकि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो देश के अंदर नेशनल जो फूड सिक्योरिटी वो मेंटेन रहे, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। तो वो अनाज के लेवल को मेंटेन रखता है अपने स्टोरेज एरिया के अंदर, बफर स्टॉक्स रखता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे चीज़ों को परचेस करता है, सिंपल, बराबर ना। ओके। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री में काम करता है फ्रेंड्स? द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, बराबर ना। ओके, राइट। और तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स के पास से ये जो अनाज है वो क्यों प्रोक्योर करता है, उस प्रोक्योरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है। फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड्स? अभी देखो, एक फार्मर जो बहुत मेहनत करके एक पर्टिकुलर अनाज को उगाता है, और अगर अगर उसका फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपया है उस अनाज को उगाने का, और अगर वो अनाज वो कोई व्यापारी को, अपने आसपास के व्यापारी को बेचने जाए, और वो व्यापारी उसको फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पैसा न दे, तो फार्मर्स को कभी कभार क्या होता था, लॉस में भी सामान बेचना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर कोई फार्मर का प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपया होता है, तो हम उसके ऊपर उसको मिनिमम 50% प्रॉफिट देंगे, और हम उसका सामान 150 में परचेस करेंगे, जिसको गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम दे दिया। अभी अगर फार्मर के आसपास का व्यापारी उस फार्मर के पास से 160 रुपया में अनाज परचेस करना चाहता है, तो फार्मर उस व्यापारी को दे सकता है। लेकिन अगर वो व्यापारी फॉर एग्जाम्पल 130 रुपया देना चाहता है, तो फार्मर कहाँ पे बेचेगा? गवर्नमेंट को बेचेगा, मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे फार्मर अगर वो कोई अनाज उगाता है, बराबर ना, तो उसको 50% प्रॉफिट तो होना ही होना है, राइट ना। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिजाइन किया गया था। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसके रिकमेंडेशन से अनाउंस किया गया है? एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो कौन से चीज के ऊपर कौन सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करना है, वो कौन डिसाइड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और वो हर एक हार्वेस्ट सेशन से पहले कौन कौन से अनाज के ऊपर कौन सा एमएसपी मिलेगा, वो हार्वेस्ट सेशन से पहले ही डिसाइड किया जाता है, बराबर ना। तो कोई भी रबी सीजन या तो फिर कोई भी खरीफ सीजन आएगा, उसके पहले ये जो संस्था है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वो एमएसपी कौन सी चीज के ऊपर कितना एमएसपी मिलेगा वो अनाउंस कर देती है, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो अनाज है,
वो नेशनल कैलेमिटीज के दरमियान काम में आता है। उसके अलावा डिफेंस एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेस के लिए भी ये अनाज काम में आता है, बराबर ना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है, बराबर, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हमको बहुत मदद करता है, सिंपल फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी की। तो व्हाट इज द फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? तो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि बेस्ड ऑन 1996 वर्ल्ड फूड समिट, food security is defined when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। हर एक व्यक्ति को हर एक समय पे फिजिकली और इकोनॉमिक मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस पे सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिले, जो उनकी जो डेली लाइफ और जो हेल्दी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, सिंपल, इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, बराबर ना। ओके। तो ये फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और अभी इसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स राइस को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है। आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि स्टेट्स कैन सब क्लासीफाई एससीज फॉर द कोटास। अभी एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट्स सब क्लासीफाई कर सकते हैं एससी और एसटी कम्युनिटी को। ये जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अगर मैं इस जजमेंट के बारे में आपको डिटेल में समझाऊं तो ये एक्चुअल में क्या था फ्रेंड्स कि आप तो को पता होगा फ्रेंड्स कि हमारे देश में रिजर्वेशन कोटास है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, राइट ना। ओके। और ये एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन कोटास है हमारे देश में। और हमारे देश में ओबीसी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए सब कैटेगरी भी है। जो अभी सब क्लासिफिकेशन एस सी एस टी के अंदर करने की बात चल रही है, वो सब कैटेगरी ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में है। ओबीसी कैटेगरी में दो लेयर्स हैं, एक तो क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। अभी इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर अगर कोई व्यक्ति मतलब अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और अगर उसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से ज़्यादा है एनुअल इनकम, तो भले वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है लेकिन उसको ओबीसी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो क्रीमी लेयर में आता है। और जो व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो उनको ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। ये ओबीसी कैटेगरी को सब क्लासिफाई किया है। अभी तक ओबीसी कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन है। अभी ऐसा ही सब क्लासिफिकेशन एससी और एसटी कम्युनिटी में लाने की बात चल रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एससी और एसटी कैटेगरी में भी आप ऐसे सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो। किसको बोला है? ये स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया है। यही सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के जजमेंट के अंदर बोला था कि आप एससी और एसटी कम्युनिटी के अंदर सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और वो जजमेंट को ओवरऑल करते हुए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एससी और एसटी कम्युनिटी को सब क्लासिफाई कर सकते हैं, बराबर ना। ओके। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि अगर 2004 में एक जजमेंट आया है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि हम एससी एसटी कम्युनिटी को सब क्लासिफाई नहीं कर सकते, और अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि हम एससी एसटी कम्युनिटी को सब क्लासिफाई करेंगे, कर सकते हैं, राइट। तो अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करना है ना, तो यहाँ पे 2004 में 5 जजों की बेंच बैठी थी जिसने एक जजमेंट दिया था कि हम सब क्लासिफाई नहीं कर सकते। और अभी 2024 में अगर हमको उस जजमेंट को ओवररूल करना है तो सुप्रीम कोर्ट को नंबर ऑफ जजेस एक पर्टिकुलर बैच में जो प्रीवियस बैच में थे उससे ज़्यादा रखने पड़ेंगे। इसके लिए इस बार जो जजेस की बैच बैठी थी वो 7 नंबर ऑफ जजेस बैठे थे उस बैच के अंदर। और इस 7 जजेस की बैच ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम एससी एसटी कम्युनिटी के अंदर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बराबर ना। जैसे ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी हम ऐसे भी वहां पे कर सकते हैं। अभी वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ा है, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो ये 7 जजेस की बेंच ने ये जजमेंट लिया है। और ये जो 7 जज थे उसमें कौन कौन थे फ्रेंड्स, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये बेंच को हेड किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। और उसके अलावा बहुत सारे जजेस थे। और ये जो टोटल 7 जज थे उसमें से ये जो जजमेंट आया है वो जजमेंट 6:1 की मेजोरिटी से आया है। मतलब 6 जजेस ने
इस जजमेंट को हाँ बोला है, और एक जज है, उन्होंने इस जजमेंट के ऊपर अपनी नेगेटिविटी दिखाई है, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो एक्चुअली ये जो डिसीजन लिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ऐसे बहुत सारे SC ST कम्युनिकेशन के जो लोग हैं, जिनको बहुत सारे प्रिविलेज नहीं मिले हैं, और जिनको ये कुछ स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनके तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो अभी हमको हमको उनके ऊपर फोकस करना है। और बहुत सारे ST ST कम्युनिटी के ही लोग ऐसे हैं कि जो अभी क्रीमी लेयर में पहुंच चुके हैं, बराबर ना। तो अभी उनको वहां से ये बेनिफिट से हटा देना चाहिए, सिंपल, बराबर ना। तो ये उनका कहना है कि जिनको बेनिफिट नहीं मिला है उनको हम प्रायोरिटी दे सके, इसके लिए जिनको बेनिफिट मिल चुका है उसको हम इस रिजर्वेशन से हटाना चाहते हैं, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मेन मुद्दा है यहाँ पे। और आपको पता चला होगा वैसे क्या है मुद्दा। और 7 जजेस का पैनल बैठा था यहाँ पे, और उसको हेड किसने किया था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे जो DY चंद्रचूड़ है, उनके द्वारा हेड किया गया था, और टोटल 7 जजेस क्यों बैठे? क्योंकि पिछली जो बैच थी 5 जजेस की थी 2004 में, जिन्होंने बोला था कि भाई क्लासीफाई नहीं होना चाहिए, तो इस बार नंबर ऑफ जज ज्यादा होने चाहिए, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, वक्फ एक्ट के बारे में। आपने अभी रिसेंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में, बहुत चर्चाओं में है एक्चुअली। तो उसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स ये। तो एक्चुअली वक्फ एक्ट एक बनाया गया था, और वक्फ एक्ट है ना एक्चुअली 1954 के अंदर बनाया गया था, 1954 के अंदर। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, और ये वक्फ एक्ट के अंडर में एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड, ये बोर्ड बनाया गया है जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाता है, बराबर ना। ओके। अभी ये जो वक्फ बोर्ड का काम क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली अगर कोई इस्लामिक कम्युनिटी को फॉलो करता है, मतलब इस्लामिक धर्म को फॉलो करता है, वो व्यक्ति अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहता है अपने धर्म के लिए, कोई सामाजिक काम के लिए, तो वो प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे ये वक्फ बोर्ड को, वो अपनी प्रॉपर्टी को समर्पित कर सकता है, बराबर ना। ओके। लेकिन धीरे धीरे ये वक्फ बोर्ड के अंदर इतने सारे अमेंडमेंट किए गए ये वक्फ एक्ट के अंदर में, तो ये बोर्ड की जो पावर है ना वो बहुत बढ़ चुकी है। अब ये बोर्ड क्या करने लगा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति एक चैरिटी चला रहा है फॉर एग्जांपल, और वो कोई सामाजिक काम करता है, तो बाय डिफॉल्ट वो ये जो वक्फ बोर्ड है ना, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अपने नाम पे क्लेम कर देता है कि वो एक चैरिटी चला रहा है, एक सामाजिक काम कर रहा है, तो वो वक्फ बोर्ड के अंडर में ही आएगा। वो व्यक्ति ने अभी उसको रजिस्टर नहीं करवाया, फिर भी वो अपने आप से वो क्लेम करवा देता है। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज को क्लेम किया है जो कोई व्यक्ति ने उसके अंदर में रजिस्टर नहीं करवाई है, बराबर ना। ओके। तो धीरे धीरे अमेंडमेंट होते हुए इस एक्ट के अंडर में ये बोर्ड को इतने पावर्स मिल चुके हैं कि वो अपनी मनमानी करने लगा है, सिंपल, अगर मैं सीधे साधे शब्दों में बात करूँ तो 1954 से जब से ये एक्ट बना है तब से उसमें इतने सारे अमेंडमेंट होने लगे फ्रेंड्स, तो इसके अंदर इतने पावर्स आ गए ये वक्फ बोर्ड के पास, तो वो अपनी मनमानी करने लगा, बराबर ना। कि भाई वो कोई व्यक्ति ने उसके अंदर रजिस्टर नहीं करवाया अपनी प्रॉपर्टी, फिर भी वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है, बराबर ना। और एक अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था फ्रेंड्स, एक प्राइवेट कंपनीज के द्वारा एक जजमेंट बोला गया था कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हमारी आर्मी के पास है, सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग सेकंड नंबर पे है रेलवे के पास, और थर्ड नंबर पे ये वक्फ बोर्ड के पास है, बराबर ना। ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि हम उस एक्ट के अंडर में फिर से कुछ अमेंडमेंट करेंगे, और 40 अमेंडमेंट की बात की गई है, 40 अमेंडमेंट की बात की गई है, और ये इसके लिए एक बिल पास करने की बात चल रही है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको वक्फ एक्ट के बारे में समझ में आया होगा, वक्फ बोर्ड के बारे में समझ में आया होगा, बराबर ना। ओके। राइट। तो जैसे मैंने आपको बात किया कि वक्फ एक्ट 1954 के अंदर में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में एक एडवाइजरी बॉडी है। और अगर मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात करूं फ्रेंड्स, तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, एक एडवाइजरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में काम करती है। और देश में जितने भी वक्फ बोर्ड है, देखो वक्फ बोर्ड एक सेंट्रल लेवल पे भी है, उसका एक हेड क्वार्टर भी है, और उसके अलग अलग राज्य के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस भी है। तो जितने भी वक्फ बोर्ड से देश के अंदर, बराबर है, जो ये प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हैं, ये प्रॉपर्टीज को क्लेम करते हैं, बराबर, ये वक्फ बोर्ड का जो वर्किंग है उसको कौन देखता है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल देखती है, सिंपल, बराबर ना। तो ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो वक्फ एक्ट 1954 के अंदर में बनाया गया था, 1964 के अंदर इसको बनाया गया। और टोटल इसके अंदर
टोटल 20 मेंबर्स हैं। उसमें एक चेयरपर्सन होता है जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जो अभी हमारे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है वो उसके चेयरपर्सन हो गए। और बहुत सारे अलग मेंबर्स भी होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं टोटल मिला के। और अगर मैं बात करूँ वक्फ बोर्ड की, तो हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है जिसके भी खुद के चेयरपर्सन होते हैं, और 1 और 2 नॉमिनीज होते हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मुस्लिम लेजिस्लेटर्स होते हैं और पार्लियामेंटेंस होते हैं, बराबर ना? ओके। और मुस्लिम मेंबर्स में स्टेट बार काउंसिल भी होते हैं उसके अंदर। टोटल मिला के अगर मैं वक्फ बोर्ड की बात करूँ तो वक्फ बोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट सब मुस्लिम मेंबर्स ही होते हैं। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे लेने की बात चल रही है ये वक्फ बोर्ड के अंदर। अभी कौन कौन सा अमेंडमेंट हो गए वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बराबर। लेकिन उसमें से एक अमेंडमेंट ऐसा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर एक भी फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो फीमेल का भी यहाँ पे इंक्लूजन होना चाहिए। सेकंड, कोई हिंदू मेंबर नहीं है, ओनली मुस्लिम मेंबर्स है वक्फ बोर्ड के अंदर, तो हिंदू मेंबर्स भी होने चाहिए, अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स होने चाहिए। हर एक व्यक्ति को राइट है, क्योंकि ये जो वर्क वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। तो अगर पब्लिक सर्वेंट कैटेगरी है तो हर एक व्यक्ति को वहाँ पे जॉब करने का यहाँ पे हक है, ऐसा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। ओके। तो कुछ अमेंडमेंट्स करने वाले, टोटल 40 अमेंडमेंट्स की यहाँ पे बात चल रही है, बराबर ना, इस बिल के अंदर। ओके। तो जब वो अमेंडमेंट्स आएंगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन आपको पता चला होगा व्हाट इज अ वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो निगरानी रखती है किसके ऊपर? वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्ड जो हर एक स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है, और उसका मेन काम क्या है फ्रेंड्स? जो ऐसी कोई चैरिटेबल प्रॉपर्टी होती है, बराबर, उसकी देख रेख रखता है, उसको मेंटेन रखता है, सिंपल, बराबर। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा पावर बढ़ने की वजह से यहाँ पे कुछ एक्ट के अंदर अंदर में अमेंडमेंट लाने की बात चली है, सिंपल फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। राइट। चलो, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली इंडिया ने सिलेक्ट किए हैं 2 नए क्रू मेंबर्स। कौन से मिशन के लिए? एक्सियम 4 मिशन के लिए। और ये जो एक्सियम 4 मिशन है वो कहाँ पे जाने वाला है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए अभी इंडिया ने 2 क्रू मेंबर्स को सिलेक्ट किया है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कौन से मिशन के तहत जाने वाले हैं? एक्सियम 4 मिशन के अंदर में। तो अभी इस न्यूज़ में हमको सबसे पहले समझना है, अगर आपको इस न्यूज़ को समझना है तो पहले आपको पता होना चाहिए आईएसएस के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, एक्सियम 4 मिशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आपको ये न्यूज़ समझ में आएगी फ्रेंड्स। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। अगर मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से 400 किलोमीटर दूर है। हमारे अर्थ से 400 किलोमीटर दूर एक स्पेस लेबोरेटरी बनाई गई है, ताकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेस में बैठे बैठे रिसर्च कर सके, राइट ना? तो 400 किलोमीटर दूर, अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर दूर एक स्पेस लेबोरेटरी बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो लेबोरेटरी बनाई गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, टोटल 15 देश ने साथ में मिलके, 15 कंट्रीज और 5 स्पेस एजेंसीज ने साथ में मिलके ये स्पेस लेबोरेटरी बनाई है। कौन कौन सी 5 स्पेस एजेंसी? तो नासा जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये 5 स्पेस एजेंसी और 15 देशों ने साथ में मिलके ये स्पेस लेबोरेटरी को बनाया है अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर दूर स्पेस के अंदर, ताकि हमारे वैज्ञानिक वो स्पेस में बैठे बैठे रिसर्च कर सके, सिंपल, बराबर ना? ओके। तो ओके, अभी अगर मैं बात करूँ, ये जो आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, और वो अर्थ की परिक्रमा 24 कलाक के अंदर टोटल 16 बार अर्थ अर्थ का रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मतलब उस आईएसएस के अंदर 16 बार सन राइज होता होगा और सन सेट होता होगा, सिंपल, बराबर ना? ओके। राइट, तो ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर मैं कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में बात करूं, तो अभी तक उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर अभी तक सबसे ज्यादा समय कौन रहा है, कौन सा वैज्ञानिक रहा है? तो पेगी विट्सन, ये यूएस के वैज्ञानिक है जो 665 डेज इस आईएसएस के अंदर रह चुके हैं। ओके। उसके अलावा ये जो आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसका जो पहला पार्ट है वो कब स्पेस में रखा गया था? 1998 के अंदर। और धीरे धीरे बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके 2000 के अंदर ये पूरा आईएसएस रेडी हुआ। और 2000 के साल से
कंटिन्यूअसली कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ पे ऑन बोर्ड रहता है आईएसएस के अंदर रिसर्च करने के लिए। ओके। और अगर मैं हमारे इसरो की बात करूँ तो इसरो का भी एक विजन है। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में आपको पता होगा, तो इसरो का भी एक विजन है कि 2035 तक हम खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएं स्पेस के अंदर, 2035 तक। और ये जो हमारा स्पेस स्टेशन रहेगा वो 20 टन का रहेगा, मतलब एक छोटा सा स्पेस स्टेशन रहेगा, बराबर ना, लेकिन उसके अंदर सारी सुविधाएं होगी एक साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए। तो ये हमारा इसरो का विजन है, 2035 तक हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बने, सिंपल, बराबर है, ओके। तो ये तो हमने बात की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। अभी हम बात करते हैं एक्सियम 4 मिशन के बारे में, एक्सियम 4 मिशन के बारे में। ओके। तो एक्चुअली ये जो एक्सियम 4 मिशन है ना फ्रेंड्स, वो लॉन्च किया है एक्सियम स्पेस नाम की कंपनी के द्वारा। ओके। एक्चुअली ये एक्सियम स्पेस नाम की एक अमेरिकन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। उसने नासा के साथ मिलके एक टारगेट बनाया है कि वो एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करेगा, वो एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करेगा, बराबर ना, ताकि वो स्पेस क्राफ्ट को लेके जा सके कहाँ तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक वो लेके जा सके, इसके लिए वो एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करेगा, सिंपल, बराबर है, ओके। यहाँ पे ये प्राइवेट कंपनी एक्सियम स्पेस के द्वारा नासा के साथ मिलके एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो आईएसएस के अंदर मैक्सिमम 14 डेज तक रह सके, बराबर ना, ओके। तो ये जो एक्सियम 4 मिशन, अभी ये उसका 4th मिशन है, इसके लिए नाम रखा गया है एक्सियम 4 मिशन। उसने ये 4th मिशन लॉन्च किया है कि जहाँ जहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट्स को तैयार कर रहा है आईएसएस में जाने के लिए। तो ये 4th मिशन के अंडर में वो 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। कौन से 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को? तो यहाँ पे 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर। ये 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो आईएसएस में जा सके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सके, राइट ना। और ये जो उनकी फ्लाइट है वो अगस्त महीने के अंदर ही यहाँ पे टेक ऑफ होगी, सिंपल, बराबर ना, ओके। तो एक्सियम 4 मिशन के अंदर इंडिया के द्वारा 2 क्रू मेंबर्स कौन से सेलेक्ट किए गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर, ध्यान में रखना है, ओके। एक्सियम 4 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स? तो एक्सियम स्पेस नाम की कंपनी ने नासा के साथ मिलके ये मिशन लॉन्च किया है ताकि आईएसएस में जाने के लिए वो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर सके। अभी इंडिया ने ये दोनों क्रू मेंबर्स को क्यों सिलेक्ट किया फ्रेंड्स? तो यही दोनों क्रू मेंबर्स जो गगनयान मिशन है हमारा, गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के बारे में आपको पता होगा कि इसरो का टारगेट है कि 2025 के बाद वो पहली बार फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मतलब पहली बार इसरो के द्वारा कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा जिसमें साइंटिस्ट बैठे होंगे, एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, और वो जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स है वो भारत के द्वारा बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट के अंदर भारत के साइंटिस्ट और भारत के एस्ट्रोनॉट्स हो गए, बराबर ना। और ये मिशन है गगनयान मिशन, 2025 के बाद इसरो लॉन्च करने वाला है। तो वो मिशन के अंदर जो 2 क्रू मेंबर्स हैं, उन्हीं 2 क्रू मेंबर्स को यहाँ पे एक्सियम 4 मिशन के अंदर में सिलेक्ट किया गया है इंडिया के द्वारा आईएसएस में भेजने के लिए। तो वो दोनों ध्यान में रखना है। तो इसके साथ गगनयान मिशन को भी लिंक किया गया है फ्रेंड्स, ओके। तो आई थिंक आपको इस आर्टिकल के अंदर, इस न्यूज के अंदर समझ में आया होगा, आईएसएस के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नॉर्म्स इश्यूज किए गए हैं, किसके लिए? ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अभी ये ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो हम उसके ऑर्गन डोनेट करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाए उसके बाद ही हम ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं, कोई लिविंग व्यक्ति भी अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक ए व्यक्ति है, उसने अपने ऑर्गन को डोनेट किया, और बी व्यक्ति को उसी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारी दूरी है फ्रेंड्स, पर अब हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं। तो ये ऑर्गन्स को यहाँ पे पहुंचाने के लिए ऑर्गन को प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो ये ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे कुछ नॉर्म्स इशू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नॉर्म बड़े सिंपल है एक्चुअली, ये जो नॉर्म्स है ना वो नॉर्मली जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑर्गन्स का, उसके रिगार्डिंग ये नॉर्म्स यहाँ पे सेट किए गए हैं। क्या बोला गया है, जस्ट एक जानकारी के लिए, कि मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जो बॉक्स के अंदर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होता है, वो बॉक्स अगर कोई स्टाफ मेंबर, कोई एयरक्राफ्ट का स्टाफ मेंबर या तो फिर कोई पैसेंजर कैरी करता है तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बराबर ना। उसको अगर कोई पैसेंजर के पास ऑर्गन
बॉक्स है कि जहाँ पे ऑर्गन वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसको फर्स्ट रो के अंदर, फ्रंट रो के अंदर बैठने की प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके उसको प्रायोरिटी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको लेट चेक इन का प्रोविजन मिलना चाहिए, बराबर ना। एक ग्रीन कॉरिडोर उसके लिए तैयार करना चाहिए ताकि उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना नड़े, बराबर ना। ओके, तो ऐसे कुछ प्रावधान बोले गए हैं। और उसके अलावा जो भी पैसेंजर जिसके पास ऑर्गन बॉक्स है, उसको एक स्पेशल चेकिंग करना पड़ेगा, उसका अच्छी तरीके से ट्रैकिंग करना पड़ेगा, उसको स्क्रीन करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, बराबर ना। तो ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस लॉन्च किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सॉरी, ऑर्गन को डोनेट करते हैं, ऑर्गन को डोनेट करते हैं, वो कौन से एक्ट के अंडर में हम ऑर्गन को डोनेट करते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के अंडर में एक व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है अपनी फैमिली मेंबर्स के कंसेंट के साथ, चाहे फिर वो एक्सपायर होने के बाद हो या तो फिर लिविंग व्यक्ति, अगर उसके फैमिली मेंबर्स का कंसेंट है तभी उस व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकता है। कौन से एक्ट के अंडर में, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के अंडर में। ओके, उसके अलावा हमारे देश में एक संस्था है फ्रेंड्स, नोटो। ये जो संस्था है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था का काम क्या है कि देश में जो ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके ऊपर निगरानी रखना, राइट। तो ये जो संस्था है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है, मतलब जिसका काम ही है ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन को देखना फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ओके। अगर मैं इंडिया के अंदर ऑर्गन डोनेशन की अगर स्टेटस की बात करूं, तो इंडिया में 3 लाख पेशेंट्स वेट कर रहे हैं कि उनको कोई ऑर्गन चाहिए, कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए, बराबर, लेकिन उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज इंडिया में ऑर्गन की रिक्वायरमेंट हजारों की संख्या में है और लाखों की संख्या में है, और ऑर्गन डोनेट करने वाले बहुत ही कम है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। और हालांकि ऑर्गन डोनर्स के अंदर उनके नंबर्स के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा है कि फॉर एग्जांपल 2014 के अंदर लगभग 7,000 डोनर्स से जो 2022 के अंदर 16,000 बन गए हैं। लेकिन हमारी पॉपुलेशन देखो फ्रेंड्स, 130 करोड़ की जनता है और उसके सामने मात्र 16,000 डोनर्स है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो ऑर्गन डोनर्स बढ़ने चाहिए, बराबर ना। ओके, और ये जो ऑर्गन डोनर्स क्यों नहीं बढ़ रहे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे अंदर जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है, एजुकेशन कम है। इसकी वजह से ये डोनर्स की संख्या ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ रही है। हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि भाई एक व्यक्ति के ऑर्गन डोनेशन से, फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति, एटलीस्ट अगर वो व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है तो अगर उसके ऑर्गन को हम डोनेट करें तो एक लिविंग व्यक्ति को किस तरीके से लाइफ मिल सकती है, एक नॉर्मल लाइफ मिल सकती है, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा फैमिली कंसेंट एंड डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभार क्या होता है कि फैमिली मेंबर से रेडी नहीं होते कि को वो अपने फैमिली मेंबर के ऑर्गन को डोनेट कर सके, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो फैमिली कंसेंट भी बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अभी हमने देखा कि ऑर्गन डोनेट करना है तो फैमिली कंसेंट की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा ऑर्गन ट्रैफिकिंग और ब्लैक मार्केट, ये लोगों को डिस्करेज करता है ऑर्गन डोनेट करने के लिए, बिकॉज अगर व्यक्ति के माइंड में ये घुस गया कि अगर मैं कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा हूँ लेकिन उसका तो ब्लैक मार्केट में स्मगलिंग हो रहा है, उसका ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो कोई व्यक्ति यहाँ पे जो डोनेट करता होगा फिर भी वो नहीं करेगा। तो ये सबको रोकना चाहिए हमको, बराबर ना। ओके, राइट। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति ने ऑर्गन को डोनेट भी कर लिया, लेकिन अगर हमने उस ऑर्गन को प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया, ट्रांसपोर्ट नहीं किया, तो जो रिक्वायर्ड पर्सन है जिसको ये वो ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, तो उस तक वो ऑर्गन पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले काम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के ऊपर, बराबर ना। और ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कौन सी संस्था काम करती है फ्रेंड्स, नोटो, ध्यान में रखना है। ओके, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आई थिंक आपको इस चीज पे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।